सो गुड इवनिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कौस्तुभ ब्लॉग्स में। हम दिशा 365 जीएस पेपर 3 एंड करंट इश्यूज़ पर पहुंच चुके हैं, राइट। ये हमारी सीरीज़ की 3rd वीडियो है। इससे पहले आपने अगर इन 2 बुक्स की रिव्यू नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे। इस रिव्यू को भी अच्छा रिस्पांस मिला है और इस बुक के रिव्यू को भी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसके बाद ये 3rd सीरीज़ को कंप्लीट करती है। बट कहानी यही नहीं ख़त्म होती है माय फ्रेंड्स। वी हैव समथिंग फॉर यू इन दिस पैकेज। इसकी भी लेटेस्ट अनबॉक्सिंग आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें भर भर के हम लोग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे आपकी वो एनसीईआरटीज़ हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हो। एवरीथिंग इज इन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 365 जनरल स्टडीज पेपर 3 करंट इशूज़, और इसके अंदर शामिल है आपका एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। राइटर है इसका आशीष मलिक, और ये बुक 995 रुपये की है और अमेजन पे ये आपको 180 के अराउंड अभी रिटेल कर रही है। तो आप उसको भी डिस्क्रिप्शन से लिंक में चेक कर सकते हो। बुक के अंदर पहुँचते हैं हम लोग और देखते हैं क्योंकि इसके कंटेंट्स इसमें इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते। यूनिट 1 डील करता है एनवायरनमेंट, 52 पेजेस का कंटेंट है। यूनिट 2 डील करता है स्पेस एंड डिफेंस से, 54 पेजेस के इसके कंटेंट्स हैं। यूनिट 3 इज़ फॉर साइंस एंड टेक, 40 पेज से कंटेंट्स हैं। और इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट आपका यूनिट 4 में आता है, 48 पेजेस से कंटेंट्स हैं। यूनिट 5 डिजास्टर मैनेजमेंट, 26 पेजेस। यूनिट 6 इंटरनल सिक्योरिटी, 22 पेजेस। देन वी हैव प्रीलिम्स स्निपेट 7.1 से 7.5 तक। उसके बाद सोर्सेज कहाँ से इसके आर्टिकल्स लिए गए हैं, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, प्रीलिम्स के 2 और मेंस के 2। अब जो भी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मेंस के नज़रिए से हैं कि अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप लोग के पास एक शैली होनी चाहिए, वर्ड वोकैब होना चाहिए, शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। ये इस बुक का एक प्रयास है कि आप एक आंसर कैसे लिख के आएँ जो 250 वर्ड्स के अराउंड पूछे जाते हैं। एडिशनल पीडीएफ फाइल्स के लिए यहाँ पे स्कैन कोड दिया हुआ है, उससे आप एक्स्ट्रा आर्टिकल्स पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1 एनवायरनमेंट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के सामने रखूंगा, राइट। एवरीथिंग कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन सिंगल वीडियो, सो लेट्स क्विकली मूव टू आर्टिकल नंबर 1.4, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, राइट। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ये है कि इन्वायरमेंट में प्रेवलेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करें, उसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करें और उसको ज़मीन के नीचे कंटेनर्स में स्टोर कर दिया जाए। उसके 2 तरीके हैं। स्टेज 1 अगर कहा जाए तो केवल आप कह सकते हैं केवल कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, बस इतना फर्स्ट प्रोसेस इतना है, बस उसको रख दीजिए कि बस वो एनवायरनमेंट में मिले ना। दूसरा एक टेक्नोलॉजी है, उसको कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड में से उसको मीथेन बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल कीजिए, जिससे वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल होने लगे। सो दिस इज एन आर्टिकल अबाउट CCUT। नेक्स्ट आर्टिकल इज 1.11, इंडियाज न्यूएस्ट मैमल वाइट चीक्ड मकेक। अब ये मैंने कोशिश की इसको इंटरनेट पर सर्च करने की, तो दिस लुक्स लाइक अ मंकी। तो अब मंकी जैसे हम लोग के नॉर्मल होते हैं, बहुत एक्टिव दिखते हैं, ये थोड़े से नॉन एक्टिव दिखते हैं, थोड़े से लेजी टाइप के दिखते हैं, और उनकी थोड़े जो गाल है वो सफ़ेद है। अच्छा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिस्कवर किया है, उसका नाम है वाइट चिक मकेक। इसको सबसे पहले चाइना में ढूंढा गया था, चाइना में पाए गए थे ये लोग, पर इंडिया में कोई ट्रेसेस नहीं थे। अब सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना से लगा हुआ कह सकते हैं आप एरिया है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इसको पाया गया है। और इसका जो काउंटिंग है बहुत ही कम है, एक तरीके से एंडेंजर्ड ही एक तरीके से। वो 37 to 430 क्या है, 400-500 किसी स्पीशीज़ का केवल 400-500 अगर आप गिनते में, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में ऑलरेडी है। रीज़न बीइंग वो ट्राइबल एरियाज में पड़ते हैं और ट्राइबल्स एट मोस्ट ऑफ द टाइम दे कंज्यूम देम एज फूड। यहाँ पे साफ लिखी हुई है, द पोटेंशियल थ्रेट टू ऑल स्पीशीज ऑफ मकीक्स इन द लैंडस्केप इज ड्यू टू हंटिंग बाई लोकल। जो वहाँ के निवासी हैं वो इन्हीं को हंट करके इनको अपना भोजन बना देते हैं। और दूसरा अर्बनाइजेशन, 400 से 450 से जितने ये मंकीज़ रहते भी हैं, तो उनका जो हैबिटेट है वो अर्बनाइजेशन से डिस्ट्रॉय हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज 1.15, न्यू पैरासिटिक प्लांट डिस्कवर्ड इन निकोबार आइलैंड्स। ये जो साइंस से रिलेटेड भी है, बायोटेक से भी रिलेटेड है, और आप एक तरीके से इसको एनवायरनमेंट में भी कंसिडर कर सकते हैं। एनवायरनमेंट का कवरेज आपके इंटरव्यू में भी ज़्यादा है और आपके मेंस में भी ज़्यादा इसका कवरेज रहा है। तो भाई न्यू पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक का मतलब वो ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्राणी जो दूसरे पर निर्भर रहता है और दूसरे को खा के खुद को जिंदा रहने का प्रयास करता है, राइट। अब वो कैटेगरी जो पाई गई है, दैट इज कैटेगरी को बोला गया है सेप्टेम मेरांथस। ये पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है। ये पूर्ण रूप से पैरासिटिक नहीं है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल है। भाई उसको जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अपने होस्ट से लेता है, जिस पे वो डिपेंडेंट है। होस्ट प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स लेता ही है। पर भाई साहब एकदम निकम्मे नहीं है ये क्या करते हैं, एटलीस्ट
ये क्लोरोफिल डेवलप करते हैं, क्लोरोफिल डेवलप करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे जो एनर्जी बनती है, जो ग्लूकोज बनता है, वो अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। तो इट इज़ सम हाउ अ पार्शियल पैरासाइट। ये पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है अपने होस्ट पे, ये अपना काम भी कर लेता है और जहाँ उसको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है वो डिपेंडेंट भी रहता है। तो ये कहाँ पाया गया है आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स वाले आप लोग देख रहे हैं, तो दिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन निकोबार आइलैंड्स। 1.30 में एक अच्छा आर्टिकल हम लोग को पढ़ने मिल रहा है, दैट इज HCFC 141b, एक वेरिएंट है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन को डिप्लीट करने वाला एक आर्टिकल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक वेरिएंट था HCFC 141b। सरकार का कहना है कि सरकार की यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बता रही है कि इंडिया ने सक्सेसफुली इसको फेज आउट कर दिया है कि अब इसका इस्तेमाल नहीं है और ये पाया भी नहीं जाएगा। ये फोम्स जहाँ पे फोम बेस्ड जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज होती है उस पर बनाया जाता है, उसमें उसका यूज़ है एक्चुअली, राइट। और इंडिया ने इस चीज़ को जानते हैं क्या, प्रण कब लिया था 2017 में कि भैया इसको जल्द से जल्द खत्म करना है, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन एक बहुत बड़ा कारक है ये। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब इस चीज़ को निर्धारित किया गया था तो उसमें भी डिसाइडेड था कि नेशन से कहा था कि भाई इस चीज़ को हटाना है। यूनिट 2 हमारा डील करता है स्पेस एंड डिफेंस से। हम आते हैं, हम यूनिट 2 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ चुके हैं, दैट इज 2.13 चाइना आर्टिफिशियल मून एंड आर्टिफिशियल सन। अब जानते हैं, आप लोग सोच नहीं सकते कि चाइना इस हद तक पहुंच गया कि वो एक कृत्रिम सूरज भी बना सकता है। और इसको बोला गया था ईस्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम था ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। तो राइट, और इसकी वजह से जो टेम्परेचर वहाँ पहुँच गया था 216 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, राइट। और 101 सेकंड तक वो स्टेबल रहा। उसके बाद 20 सेकंड तक वो आर्टिफिशियल जो सन था उसने 288 मिलियन फ़ारेनहाइट्स की टेम्परेचर को प्राप्त कर लिया, विच इज़ ओवर 10 टाइम्स हॉटर देन सन। पृथ्वी के पे रह के ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही, लोगों के कल्पना से भी परे है। दूसरी चीज़, मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से, मैग्लेव बोलते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए चाइना ने एक आर्टिफिशियल मून का भी निर्माण किया है। उनका कहना है कि अगर हम मून पे जाने से पहले ही मून के कंडीशंस को अर्थ में ही डिसाइड कर ले तो मून पे जाने के बाद हम वहाँ के एटमॉस्फेयर को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो दिस वाज अ गुड आर्टिकल इन यूनिट 2। नेक्स्ट आर्टिकल इन यूनिट 2 इज 2.16 चाइना स्पेस स्टेशन। अब समय ऐसा आ गया है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो काफ़ी सारे पार्टनर कंट्रीज ने मिल के इसको आउटर स्पेस में भेजा हुआ है। इसके अंदर एक स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और वो वहाँ पे एक लैब्स में अपनी स्टडीज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आउटर स्पेस के अंदर। अब वो रिटायर होने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब चाइना अपना एज एन इंडिविजुअल कंट्री एक अपना स्पेस स्टेशन भेजने वाला है, राइट, जिसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। यूनिट 3 हमारी डील करती है डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक। इसमें जो हमारा टॉपिक है नेट न्यूट्रलिटी, ये काफ़ी सालों से एक हॉट सब्जेक्ट बना हुआ है। जब हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सोच लिया था कि अब हम अपने इंटरनेट पैक के बदले इनको थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज देंगे, अगर वो ज़्यादा पैसे देंगे इंटरनेट यूजर्स तो हम उनको बंडल में ज़्यादा सर्विसेज देंगे। तो सबका कहना था कि इंटरनेट पे सबका समान अधिकार है कि जो भी आप रिचार्जेस कराएं उसमें आपको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन टू एनी ऐप्स और वेबसाइट्स। आपसे मेंस में पूछ सकता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, ये हमेशा गर्म मुद्दा रहा है, राइट। तो कहा गया कि अगर आप सब एग्जांपल है इसके अंदर दिया हुआ है कि $5 पर मंथ के हिसाब से आपको इन 3 ऐप्स का एक्सेस मिलेगा, $10 के हिसाब से आपको इन ऐप्स का एक्सेस मिलेगा, और अगर आप अपना पैकेज बढ़ाते जाएंगे तो फिर आप $100 पर मंथ करेंगे तो यू विल गेट एक्सेस टू एवरीथिंग। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इनटू 20 टाइम्स आपका खर्चा बढ़ाने वाली बात है। इसलिए कहा गया कि भाई नेट सबके लिए कॉमन है, चाहे छोटा रिचार्ज कराइए बड़ा रिचार्ज कराइए, आपको एक्सेस सबका मिलेगा। उसको आंसर राइटिंग में कैसे उतारना है, सबसे पहले आपको बताना कि ये न्यूज़ में क्यों है, फिर उसके बारे में डिस्कस करना है, डेफिनेशन देनी है, एक एग्जाम्पल का चार्ट बना दीजिएगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स फेवर में दीजिएगा और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दीजिएगा और एक छोटा सा कंक्लूजन दे दीजिएगा। इस बुक की एक खासियत है कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया ही रहता है। आर्टिकल खत्म होने के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि भैया आप बताओ आपका क्या कहना है, इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। 3.26 हमारा अगला आर्टिकल है इथेनॉल एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल। देखिए, अब पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए पेट्रोल के अंदर मिक्सर किया जा रहा है किस चीज़ का, इथेनॉल, जो बनता है आपका गन्ने से। अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। करेंटली जून 2022 में 10% टारगेट को अचीव कर लिया है कि 100% पेट्रोल जो भी होगा उसमें 10% आपका एथेनॉल ब्लेंडेड रहेगा, और इसको आगे जाके 2030 तक इसको 20% कर देने की बात चल रही है। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल प्लांट्स में ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो गन्ने से रेट को ही वेस्ट प्रोडक्ट से आप एथेनॉल बना सकते हैं, और सेकंड जन प्लांट्स जो है वो बायोमास, एग्रीकल्चर वेस्ट, उससे भी आप एथेनॉल बना सकते हैं। तो जो आपके खेत के वेस्टेजेस होते हैं जिससे आप कंपोस्टिंग किया करते थे किसी समय में, या फिर पराली जो है जला के पॉल्यूशन बना करती थी, अब उससे फ्यूल बन सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम लोग के सामने आ रही है। अब हमारी यूनिट 4 स्टार्ट हो जाती है, वो डील करती है इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट से। अब सबसे बड़ी स्कीम जो मुझे आपको लगा कि मुझे बता देनी चाहिए, 4.1 की स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो इंसान कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, दे आर
एलिजिबिलिटीज फॉर SC/ST कैंडिडेट्स या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमिता यानी कि बेसिकली कहा जाता है कि जो उद्यमी है, जो बिजनेसेस करना चाहते हैं, और वो भी ग्रीन फील्ड में। ग्रीन फील्ड यानी कि कोई एकदम ब्रांड न्यू कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपका बिजनेस के अंदर, और एक्सटेंड कर दिया गया है स्कीम को 2025 तक। स्टैंड अप इंडिया के बारे में आपसे इंटरव्यू में आपकी राय पूछी जा सकती है, मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसका एम हमेशा से रहा है जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो हमारे सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको आगे बढ़ाना, विमेन के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4.16 दैट इज गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। बहुत अजीब ही होगा अगर इसको मेंस में ना पूछा जाए कि गति शक्ति प्लान इतना महत्वाकांक्षी योजना है। इसका एम है लॉजिस्टिक्स पार्क्स डेवलप करना। लॉजिस्टिक पार्क डेवलप हो जाने से वहाँ प्रोडक्शन होगा, वहाँ से आपका रेलवे को लिंक कर दिया जाएगा, रोडवेज को लिंक कर दिया जाएगा, एयरवेज को लिंक कर दिया जाएगा। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक कोई आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मतलब एक तरीके से भी ट्रांसपोर्टेशन का ब्रेकेज नहीं होगा कि लोडिंग अनलोडिंग में जो टाइम वेस्ट होता है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। ट्रांजिट टाइम एकदम आपके ना के बराबर हो जाएगा। जो आपकी फास्टर डिलीवरीज होती हैं, आपको जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं वो 1 दिन में 2 दिन में मिलते हैं, तो वो आपको 24 घंटे के अंदर ही मिलना संभव हो सकते हैं। और इस जहाँ पे भी आपके एयर, वाटर एंड लैंड के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में आ जाते हैं, उसे कहा जाता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो आप इस तरीके से आंसर राइटिंग में डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आके पूरी गाइडलाइंस दी हुई है, ठीक। उसके 6 पिलर्स क्या क्या हैं गति शक्ति के, इसको आप पॉज करके रीड कर सकते हैं और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला एक मजेदार कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिट 4 में, दैट इज बैड बैंक सेटअप एंड गारंटी प्रोग्राम। बैड बैंक सुनने में देख के लगता है कि भैया वो बैंक जिसके बहुत समय से लॉसेस चले, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैड बैंक सरकार की खुद की संस्था है। उसके अंदर 2 संस्थाएं शामिल है, नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और IDRCL, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। देखिए बेसिकली करेगा क्या जानते हैं, ये जितने भी लॉस मेकिंग बैंक्स हैं, उनके जितने भी NPAs हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो लोग जो उधार ले गए हैं बैंक से और वो अब रिकवर नहीं कर रहे हैं, यानी कि बैंक को वापस नहीं दे रहे हैं, तो ये 2 संस्थाएं हैं जिसमें से आपका NARC ये बैंक्स के पास जाएगा, कहा कि भैया तुम्हारे जो भी उधार ले गए हैं उन डेटर्स को हमें सेल कर दो, हम तुम्हारे डेटर्स खरीद लेंगे। बदले में वो बैंक्स को फाइनेंसिंग कर देंगे, पैसे दे देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बैंक्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। NARCL ने बैड डेट्स को खरीद लिया और IDRCL जाके उनसे रिकवरी करेगी, राइट। तो अब जो हमारे ऑपरेटिंग बैंक्स थे जिनको इतना घाटे हो रहे थे, वो बहुत हद तक अब टेंशन फ्री होकर अपने प्राइमरी ऑपरेशंस यानी कि बोरोइंग, लेंडिंग में और बाकी जो उनके डे टू डे एक्टिविटीज है उस पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। उनका जो ईयर आफ्टर ईयर कैपिटल लॉसेस हो रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। यूनिट 5 हमारा डील करता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। डिजास्टर्स आपके किसी भी तरीके से होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, मैनमेड डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है 5.3 हमारा आर्टिकल है IRIS, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। देखिए सबसे पहले हमें एक पता होना चाहिए कि CDRI क्या है। CDRI है द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ कंट्रीज। देखिए कुछ कंट्रीज ने मिलकर जिनके पास आइलैंड्स हैं, राइट। जैसे इंडिया के पास क्या आइलैंड्स हैं, आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, राइट। इतने सारे आइलैंड्स हैं ही, और भी आपके कोस्टल रीजन्स में काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अब क्या है, उनको बचाना है। बचाने के लिए कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च द इनिशिएटिव नेम्ड एज IRIS, इनिशिएटिव फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। जितने भी आइलैंड्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू व्हाट, सुनामीज, टाइड्स, टाइडल वेव्स, जिसकी वजह से जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वो ढह सकता है। तो बार बार उसको ढहाओ, फिर उसको रिस्ट्रक्चर करो, बहुत पैसे खर्च वाली चीज़ है। इसके स्कीम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना रेजिलिएंट यानी कि झेलू बनाया जाएगा कि वो बाढ़ हो, चाहे टाइड्स हो, सुनामी हो, सब झेल ले जाएगा। तो आइलैंड्स को प्रिजर्व करना एक कल्चर की तो बात होती है और नेशन का प्राइड भी होते हैं। दैट इज़ वाई दिस इनिशिएटिव इज रियली अप्रिशिएबल वन, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम वीडियो के एंड तक पहुंच ही रहे हैं। तो यूनिट 6 डील्स विद इंटरनेशनल सिक्योरिटी। 6.1 इसका एक नोटेबल आर्टिकल दैट इज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, व्हाई इन न्यूज़, फिर अबाउट दैट थिंग, और उसके बाद आप मैप्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कंटिन्यू द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, BIM स्कीम, और इसको 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस स्कीम के अंदर इंडिया के जितने भी सटे हुए बॉर्डर्स हैं, देखिए जैसे एक ये बॉर्डर हो गया, राइट, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, इधर आपका चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है, और यहाँ पे आपका भूटान, इंडो और भूटान वाला बॉर्डर है, या बांग्लादेश वाला भूटान वाला बॉर्डर है,
ये एरिया बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहते हैं और यहाँ पे अक्सर टेंशन हुई रहती है। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे फेंसिंग करेगी, बाकायदा फेंसिंग करेगी, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट्स पास करवाएगी, उसमें फ्लड लाइटिंग करेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और जितने भी आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, राइट, तो वहाँ पे जहाँ इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से जो गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, उसमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो अपने पॉपुलेशन को डाल के भेज देती है और वो बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। इस चीज़ की सिक्योरिटी से बचने के लिए, इस सिक्योरिटी को और अपहोल्ड करने के लिए BIM स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है और वो एक्सटेंड भी हो गई है 2026 तक। यूनिट 6 में हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज 6.5 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। देखिए जहाँ पर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों एक साथ काम कर सकती है। देखिए अगर देखा जाए आर्मी और एयरफोर्स ऊपर वाले जितने भी नॉर्थ मोस्ट रीजन है यहाँ पे दोनों ऑपरेट कर सकते हैं, पर तीनों को ऑपरेट करने के लिए जो जगह चाहिए दैट इज़ द कोस्ट लाइन एरिया, जहाँ पे सबमरीन, टैंक्स और आपके एयरक्राफ्ट्स काम आ सकते हैं इकट्ठा होकर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू इवॉल्व अ कंसेंसस अमंग द 3 सर्विसेज ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर्सेज इनटू इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड। यानी कि सीधी सी बात है, त्रिशक्ति आप कह लीजिए इसको, थल सेना, वायुसेना, जल सेना इकट्ठा होगी और इकट्ठा होकर दुश्मन को फ्रंट पे फेस करेगी और उन्हें डिफीट करने का एक ऑपरेशन आप कह सकते हैं। क्या ये एक नया आइडिया है? तो कहा गया कि द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग दिस सर्विसेज इज नॉट न्यू, ये नया नहीं है, कारगिल के बाद से इसको कई बार रिकमेंड किया गया है, बट अब इस अमल किया गया है करेंटली। प्रीलिम्स वाले जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बोनस यूनिट 7 में डील करता है प्रीलिम्स स्निपेट से, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके MCQs में आपको बेनिफिट देने वाली हैं। नंबर 12 DLX1 प्रोटीन। अब क्या है, दिस पर्टिकुलर जीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ जॉज, आपके जबड़े, आपका स्केलेटन और इंटर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, आपके ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसमें सबसे ज़्यादा रोल आपका DLX1 प्रोटीन का होता है। ये आपके लिए जाने लायक चीज़ थी। नेक्स्ट वी हैव 31 एयर इंडिया यानी कि सरकार की एयरलाइंस जो थी अब उसे हैंड ओवर कर दिया गया है टाटा सन्स को। टाटा सन्स की सब्सिडरी है टैलेस। अब उस दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर जो 5 साल पहले शुरू हो गई थी, टाटा को क्या क्या मिला, 141 एरोप्लेन्स, जिसमें शामिल है मालिकाना हक किसका, एयर इंडिया ब्रांड, इंडियन एयरलाइंस और महाराजा एयरलाइंस, ये जानने लायक है। पॉइंट नंबर 33 श्रिंकफ्लेशन, यानी कि वो स्थिति जिसके अंदर एक एग्जांपल समझ लीजिए, जो बिस्किट के पैकेट है अभी भी 5 रुपये के अवेलेबल है और बिस्किट के पैकेट छोटे होते जाने पर 5 रुपये का भी मिल रहा है। तो आप कंटेंट को छोटा कर देते हैं, प्राइस को सेम रखते हैं। श्रिंकफ्लेशन यानी कि आप क्या करते हैं, कंटेंट को छोटा कर देते हैं और महंगाई के कारण प्राइस बढ़ा नहीं पाते कंपटीशन की वजह से। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। नाउ वी हैव कम टू द एंड। यहाँ पे इसके सोर्सेज मेंशन्ड हैं। अब हमारे पास है इस एंड में मॉक टेस्ट प्रीलिम्स। अगर आपका मन करेगा तो आप बिल्कुल मॉक दीजिए, ऐसा एक मॉक है और इसके एक्सप्लेनेशंस भी गिवन है। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशंस भी गिवन है और मॉक टेस्ट 2 भी दिया गया है यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए। इसके एक्सप्लेनेशंस फॉर दिस, हाँ मेंस के लिए देखिए 250 वर्ड्स वाले जितने क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स वाले 250 वर्ड्स वाले जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हमने अभी तक पढ़े हैं उस सबको लेके मॉक टेस्ट 1 बनाया गया है। उसके अंदर 20 आर्टिकल्स हैं। मॉक टेस्ट 2 मेंस को लेके 250 वर्ड्स वाले जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर दिया हुआ है। तो आप यूजिंग दिस गाइडलाइंस, यूजिंग दिस मैप्स, यूजिंग दिस डायग्राम्स, आप मेंस में 250 वर्ड्स 15 नंबर वाले आंसर्स को आराम से फ्रेम कर सकते हो। मैं इस बुक में जो पॉजिटिव पार्ट इज दिस बुक टीचेज यू आंसर राइटिंग। थोड़ा सा इसका कॉन्स में अगर आपको कहूँ तो डेटा इज क्वाइट नॉट अप टू द मार्क। इसको 2023 के रिस्पेक्ट में और अपडेटेड होना चाहिए था, मैं मानता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इसके पब्लिशर हैं इसको एट दी मोस्ट इसको अपडेट किया जाए। दिस बुक विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू। मुझे कई सारी नई चीज़ें जानने मिली हैं। हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है उसे भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर हम इसको आई बटन में भी इसका लिंक दे देंगे। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। योर लाइक इज मोटिवेशन फॉर अस। हम आपके लिए बेहतर कंटेंट हर बार लाते रहते हैं। थोड़ा डिले हुआ बट नाउ वी विल बी रेगुलर। आपको इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, डू राइट द कमेंट बिलो। अगर आपको कोई चीज़, आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।